पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है, हमने कहा कि एस पी डी एफ सब पढ़ते आए और वहाँ पे एस कंप्लीट कर लिया था, पी कंप्लीट कर लिया था, डी में पढ़ा था लेकिन वहीं से टाइम ओवर हो गया था। उसके बाद हमको कंटिन्यू करना है और यही मेन प्रॉपर्टीज़ हैं डी ब्लॉक की जो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है टेंडेंसी टू शो, क्या टू शो, नंबर 1 वहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वेरिएबल वैलेंसी। देखिए हर 1-2 साल का गैप करके वेरिएबल वैलेंसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन नीट जेईई में आ ही जाते हैं, तो कुल मिला के कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डी ब्लॉक पी ब्लॉक ने मैंने कल पढ़ा था कि वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं, तो उसको पूरा डिटेल हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया और आपने पढ़ लिया। अब डी ब्लॉक एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते, पिछली साल भी क्वेश्चन बना हुआ था नीट में, इसका क्या रीज़न है, किस वजह से वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं? 2 रीज़न है। ठीक है ना, 2 रीज़न है। एक तो हो जाएगा अनस्टेबल कोर या कर्नल, और दूसरा रीज़न हो जाएगा वेरिएबल वैलेंसी का जो रीज़न है, बहुत बढ़िया समझिएगा, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा रीज़न हो जाएगा ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ NS and N-1D सब सेल। ये 2 रीज़न है, दोनों को डिटेल से समझते हैं। काफ़ी कुछ है ना, कहानियाँ हैं, काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, तो उम्मीद करिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बनाते हैं इसी में घूम फिर के, ऐसा हुआ, किसकी रीज़न क्या क्यों वजह है शो करने का। देखिए जहाँ तक अगर पहले की बात है अनस्टेबल कोर या कर्नल, है ना, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करने का एक रीज़न है डी ब्लॉक का। अगर स्टेबल की बात करें, स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड स्टेबिलिटी की बात करें, तो वो चीज़ें हमारी कहाँ पे, जो कि ऑक्टेट फॉलो हुआ, ऑक्टेट फॉलो नहीं हुआ, ये सारी बातें होती हैं। तो ये बातें कहाँ पर पढ़ देंगे? ये बातें पढ़ते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। तो जाहिर सी बात है ये टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में आता है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पहले पढ़ते तो ये पढ़ लिए होते, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे बस आएगा हेडिंग बता के निकल जाएंगे। क्योंकि रिलेटेड एक हेडिंग से है, एक पॉइंट से रिलेटेड है, तो यहीं पे पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, और मिलेगा आपको वहीं पे केमिकल बॉन्डिंग में तो अनस्टेबल कोर या कर्नल, और यहाँ पे आपको SPDF से यहाँ से ये मिलेगा। चलिए कहते हैं कि अनस्टेबल कोर, ये पहली बात कोर किसको बोलते हैं, कोर या कर्नल किसको बोलते हैं, यही एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे IIT में। तो कोर या कर्नल जो होता है, देखिए क्या हो जाता है कि जो आउटर चीज़ें हैं, जो बाहर, जिसको बाहर कर लिया जाए। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि आप आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, आउटर सेल को निकाल माने एटम माइनस वैलेंस सेल, ऐसे कर लीजिए। कोर या कर्नल को हम लोग कह सकते हैं एटम, पूरा एटम माइनस वैलेंस सेल, इसको निकाल दीजिए तो क्या बनता है, कोर बनता है या कर्नल बनता है। ऐसे बातें समझी जा सकती है, जैसे मान लीजिए कि कोई टीम है, क्रिकेट की टीम ही देख लीजिए, कहीं किसी दूसरे मुल्क में खेलने के लिए जाती है, किसी दूसरी कंट्री में, तो ऐसे तो खेलते कितने प्लेयर हैं, 11 प्लेयर, लेकिन जाते कितने हैं, 15 या 16 जाते हैं। तो 15 या 16 पूरे नहीं खेलते हैं, तो 11 प्लेयर खेलते हैं, 11। ठीक है, पूरी टीम माइनस जो होता है, जो सब्स्टिट्यूट है, जो बाहर है, उसको निकाल दीजिए, तो जो 11 बच रहे हैं वो कोर कहलाती है। ठीक है ना, जो 11 खेल रहे हैं वो कोर है, बाकी 15 खिलाड़ी गए थे, 4 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है ना, माने एक्स्ट्रा वाले को माइनस कर दिया, जितने खेल रहे हैं वो कोर कहलाती है। कभी कभी सुनिएगा कमेंटेटर, अगर रेडियो कमेंट्री आती थी अक्सर को सुरेश सरैया बोलता था, टुडेज कोर इज़, माने आज जो टीम खेल रही है उसमें कौन कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं, 11 प्लेयर क्या है, वो कोर हो जाती है। अगर देखिए जो कोर, जो 11 प्लेयर खेल रहे थे, अगर वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत पे जीत कर रहे हैं, तो उससे छेड़छाड़ नहीं की जाती है, माने उस टीम को स्टेबल कहा जाएगा, उस कोर को स्टेबल कहा जाएगा, और जो कोर स्टेबल होती है उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई एटम है, उसकी कोर माने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, तो बाकी जो अंदर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जो बच रहा है,
कोर अगर स्टेबल है तो उसमें से फिर कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करेगा, स्टेबल कोर है तब। लेकिन अगर कोर स्टेबल नहीं है, माने जैसे आपकी टीम हारती जा रही थी तो आप जो 4 बाहर निकाले थे उसमें से इसमें कोई अंदर को लाते हो, इसमें से कोई बाहर ले जाते हो, फिर आ रहे फिर एक्सचेंज करो, फिर ले जा रहे हो, ऐसा काम करते हो। तो ऐसे ही यहाँ अगर किसी एटम की कोर अनस्टेबल होगी, ठीक है ना, तो फिर जो है वहाँ से कुछ और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये हो जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात देखें और एस ब्लॉक एलिमेंट की और बात देखें या पी ब्लॉक एलिमेंट की बात देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक बना दूँ, मान लीजिए कि ये सोडियम बना दिया 11 1s2 2s2 2p6, ठीक है बच्चों, 3s1 ये बना दिया। देखिए ये है, इसको ये वैलेंस सेल था, आउटर सेल था, उसको निकाल दिया, तो ये जो बचा हुआ है ना, ये हिस्सा क्या है, कोर है, यहाँ से यहाँ तक ये कोर है। अच्छा जरा सा मान लीजिए मैं आयरन के लिए लिखूँ 26 को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 ये है। फिर भाई देखिए इसको हम लोगों ने क्या किया, एलिमिनेट किया, निकाला, ये हिस्सा जो बचा ये कोर या कर्नल कहलाएगा, ठीक है, कोर या कर्नल कहलाएगा। अब देखें इसकी जो कोर है इसमें देखिए इसका अब यही आउटर सेल बना, या चलिए यहाँ से ये कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये कोर क्या है, स्टेबल है, इस कोर की आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है, माने अब इसमें से कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही बस निकाल सकता था, यही एक वैलेंसी शो कर सकता था, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, और फिक्स वैलेंसी होती है, फिर और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं करेगा। लेकिन यहाँ का देखिए आउटर सेल को निकाल दिया, तो ये जो बच रहा है इसकी कोर की जो आउटर सेल है 6 6 12 13 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। अब 14 इलेक्ट्रॉन क्या स्टेबल है, नहीं स्टेबल है, ठीक है ना। तो स्टेबल नहीं थी, इसलिए क्या हो रहा है ना कि अब इस जो 14 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, ये तो जैसे अब यहाँ पे निकला, तो यहाँ पे आयरन ने कितनी वैलेंसी शो किया, 2 वैलेंसी शो किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में और 2 वैलेंसी शो किया, ये बात क्लियर है। लेकिन अभी भी इनकी जो कोर है अनस्टेबल है, ये टीम हार रही है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकला, एक इलेक्ट्रॉन और लिखना, तो 1s2 और ये 3s2 3p6 और 3d5 ये हो गया, 3d5 ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए 3d5 है, अब d में 5, एक तो ये स्टेबल हो गया, d में 5 है ना, हाफ फील्ड हो गया, स्टेबल हो गया, तो अब यहाँ से नहीं निकलेंगे। और दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि अब देखिए मान लीजिए 3d4 आ जाता, ऐसे किसी और का निकालेंगे, तो अब कहेंगे 6 4 10 और 2 12 है, आप कहोगे अभी अनस्टेबल है, मान लीजिए कि ये 15 ही है, 13 कहिए, 13 इलेक्ट्रॉन है कुल मिला के आउटर सेल में बन रहा है, ये भी अनस्टेबल है। तो आप यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयरन कितना हो गया, अब +3 में हो गया, +2 तो यहाँ से हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब +4 नहीं शो करेगा, क्यों नहीं शो करेगा, आप कह सकते हो सर 13 इलेक्ट्रॉन भी तो अनस्टेबल है, तो फिर और इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकला, और क्यों नहीं निकला, और क्यों नहीं निकला। तो वजह ये है कि आप देखिए जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो यहाँ पे +3 चार्ज डेवलप हो चुका है ना, +3 चार्ज डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पे इस +3 चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब अनस्टेबल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन और आगे नहीं निकलेंगे। तो इसलिए अनस्टेबल कोर होने के बाद भी एक लिमिट तक ही निकल सकते हैं, उसके आगे फिर नहीं निकल सकते हैं। तो इस तरह से आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे कोबाल्ट की बात, ये तो 5 हो गया था, तो ऑलरेडी स्टेबल हो गया था, कोबाल्ट 27 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए 2 वैलेंसी तो पहले शो किया, लेकिन अब वही बात कहेंगे इनकी कोर में अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब 7 6 13 14 15 इलेक्ट्रॉन हैं।
ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला तो कोबाल्ट +3 शो कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो अब 7 के बजाय 6 हो गया। तो अब आप कहोगे 14 इलेक्ट्रॉन है सर, तो अभी भी तो कोर अनस्टेबल है, तो बात वही आएगी, +3 चार्ज डेवलप होने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है, इसलिए अनस्टेबल होने के बाद भी अब और नहीं निकल। जैसे मैंने कहा ना, 4 खिलाड़ी बाहर थे, 1 को बदला, 2 को बदला, 3 का बदला, अभी भी टीम हार रही, क्या करेगा? हमको लेकर खिलाएगा क्या कि चलिए सर चलिए आप आज बैटिंग करिए? ऐसा नहीं होगा ना। तो एक लिमिट ही तक तो बदली जा सकती है उसमें से, उसके बाद चाहे हारती रहे चाहे जीतती रहे, है ना। अब उसके बाद तो अनस्टेबल है, हार रही अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी उन्हीं को खेलना है, उन्हीं को करना है, यही हाल है यहाँ भी है। ठीक है, अनस्टेबल है लेकिन अब और नहीं निकल सकते। मुझे उम्मीद है कि बात क्लियर आ गई होगी, हो गई होगी कि अनस्टेबल कोर या कर्नल की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे थे। तो डायरेक्ट ऑप्शन यही बना देंगे कि ये रीज़न था, और उसको समझने के लिए ये सब काम किया गया। इस ब्लॉक की कोर देखिए स्टेबल हो जा रही, अगर मैग्नीशियम होता 2 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर शेल को निकाला, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद देखिए इनकी कोर जो क्या बन रही है, स्टेबल बन रही है। तो इस ब्लॉक की कोर स्टेबल होती है, इसलिए ये कभी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट की कोर अनस्टेबल थी। अच्छा, आगे जब केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर एक बात पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी। जैसे हमने कल पढ़ा था वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उसमें एक था कि थर्ड या हायर ग्रुप के एलिमेंट, और क्यों? क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल थे। लेकिन एक रीज़न और आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, पी ब्लॉक एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे वहाँ पे आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उस पॉइंट को हम लोग वहीं पे केमिकल बॉन्डिंग ही में पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे इनका दूसरा रीज़न जो है डी ब्लॉक एलिमेंट का, कहते हैं NS एंड N-1 डी सब सेल की बात करें यहाँ की, कहते इसकी एनर्जी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि 4S और 3D अगर आप सीरियल वाइज जाते तो होना क्या चाहिए था? सही मानों में 3D की एनर्जी कम होनी चाहिए थी, 4S की ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन वो हम लोगों ने अबाहो रूल का या N+L रूल का फॉलो जब करते हैं तो देखा जाता है कि एनर्जी 4S की कम होती है, 3D की ज़्यादा होती। ये तो कंडीशन ऐसी है बच्चों कि एक लड़का 3rd क्लास में पढ़ रहा है, एक लड़का 4th क्लास में पढ़ रहा है। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा, है ना, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इसका IQ कुछ ज़्यादा होना चाहिए 3rd वाले से, यही तो होना, तो यही चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता, सब लोगों ने देखा होगा कि कहते अरे यार अभी तो ये 3 ही में पढ़ रहा है, ये 5 में पढ़ रहा है, लेकिन 3 वाला जो इससे ज़्यादा तेज़ है। ऐसा होता है, अक्सर को देखा जाता है। तो ये 3rd वाला का IQ कभी कभी कोई ऐसा बच्चा मिलता है, कभी कभी, है ना, सब नहीं, कभी कोई ऐसा बच्चा मिलता है कि इससे ज़्यादा हो जाता है, इससे ज़्यादा तेज तर्रार ये हो जाता है। कुछ क्वेश्चन का आंसर ये नहीं दे पा रहा लेकिन ये दे रहा है। लेकिन भाई कितना तेज तर्रार होगा? बहुत, ऐसा नहीं होगा कि अब ये बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ये होगा, है ना। तो ये होना तो इसको चाहिए था, लेकिन है ये ज़्यादा। लेकिन अब ये डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही बहुत सारा डिफरेंस होगा, है ना। तो ये बातें समझ सकते हैं कि इसमें डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा है, यूँ समझ लीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तरफ सचिन साहब हैं, एक तरफ चलिए कोहली साहब हैं, कोहली लिख रहे थे ना, चलिए कोहली, यार के से होता है यार, कोहली साहब हैं। इन दोनों की समझ लीजिए कि बैटिंग में आप सब लोग जानते हो, ये भी है ना नंबर 1, ये भी नंबर 1, तो इनकी बैटिंग में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है। तो इसको भी कभी कभी, इसको भी आप अपनी टीम में दोनों में से एक को सिलेक्ट करना हो तो इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, किसी को भी खिला सकते हो, है ना, कोई आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक तरफ तो कोहली है और एक तरफ नेहरा है, क्या भाई, बैटिंग के लिए, है ना।
बॉलिंग के लिए नहीं कह रहा, बैटिंग के लिए। तो अब आपको सेलेक्ट करना होगा, तो कभी इसको नहीं खिलाओगे बैटिंग के लिए, सिर्फ इसको ही खिलाओगे, है ना। इसमें किसी को भी खिला सकते थे, कभी ये खेल सकता था, कभी ये खेल सकता था। हाँ अंसार चाहे जिसको खिलाए यार, है ना, इसको खिला सकते थे, इसको खिला सकते, कोई डिफरेंस नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इसमें इसको कभी नहीं खिलाते, हमेशा इसी को खिलाएंगे। तो वही कंडीशन ये, जहाँ पे डिफरेंस बहुत कम हो दो की, अब S और 4s और 3D के में एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम है, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माने ये भी मैच में हिस्सा ले सकता है, ये भी मैच में हिस्सा ले सकता है, जैसा कि ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। लेकिन जब एनर्जी में डिफरेंस जहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, अब मान लीजिए कि 3p और 3s की बात है, अब इनकी एनर्जी में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। इसमें क्या होगा, ये वाली चीज़ है क्या, कौन सा, तो जो उसकी एनर्जी कम है पहले वही जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो कहते हैं कि NS और N-1 डी सबसेल की एनर्जी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए क्या होता है 4s के इलेक्ट्रॉन और साथ साथ में N-1 यानी कि NS के इलेक्ट्रॉन और साथ साथ में N-1d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब जब सिर्फ NS का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया तो कंपाउंड लोअर वैलेंसी शो करेगा, और जब N-1d प्लस N-1 इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया तो कंपाउंड हायर वैलेंसी शो करेगा। तो इस तरीके से दो तरह की वैलेंसी शो हो जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये दो रीज़न हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट के। चलिए कुछ और बातें बढ़ाते हैं, ये तो आपको रीज़न समझ में आ गई, ठीक है ना। अब उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर बात करें, एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है, स्कैंडियम से और जिंक तक जाती है, 21 से 30 तक जाती है यहाँ पे। इसमें देखिए एक्सेप्ट स्कैंडियम को छोड़ के, ठीक है ना, बाकी अदर एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। एक्सेप्ट स्कैंडियम की होती है हमेशा +3, ये फिक्स वैलेंसी है, वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्कैंडियम की, है ना, स्कैंडियम की वेरिएबल वैलेंसी कितनी होती है, स्कैंडियम वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, +3 वैलेंसी शो करता है। दूसरी वाली से 10 मिनट बाद लिंक जो भेजी गई उससे ओपन कर लीजिएगा। वेरिएबल वैलेंसी स्कैंडियम, ठीक है ना। स्कैंडियम सिर्फ जो है कह रहे हैं कि वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं कर रहा, इसकी वैलेंसी क्या होती है, फिक्स होती है और कितनी हो जाती है, +3 हो जाती है। लेकिन बाकी यहाँ के अदर एलिमेंट, स्कैंडियम को छोड़ के अदर एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, +2 हो जाती है, ठीक है। अब चलिए ये बातें याद रखना होगा कि स्कैंडियम की जो है +3, बाकी की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कितनी हो गई, +2 हो गई। जैसे स्कैंडियम को देखिए 21 क्या है, 1s2 4s1 3d क्या होगी, यहाँ तक कि 20 हो गई और ये 21 हो गई। अब देखिए कहते हैं कि ये स्कैंडियम है तो ये 3 की तीनों, है ना, माने N-1d वाला भी S वाला भी हमेशा पार्टिसिपेट करता है, माने और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। स्कैंडियम की बात देखें, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीज की बात देखिए 25 करिए 1s2
ठीक है, 4s2 ये 20 हो गया, 3d 5 हो गया। ठीक है, तो पहले सबसे पहले सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और लोअर वैलेंसी शो करेगा, और ये लोअर वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमने कहा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है 3d की 2 हो जाती है, +2। लेकिन कहते हैं कि दोनों की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम है, तो ये वाला भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और हायर वैलेंसी शो करेगा। और हायर वैलेंसी 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 माने 7 वैलेंसी शो करेगा। ठीक है ना। तो 3D सीरीज में फर्स्ट 5 एलिमेंट जो होते हैं, फर्स्ट 5 एलिमेंट बड़ी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट सब बातें हैं बच्चों, है ना, देखिएगा बड़े ख्याल से पढ़िएगा। ये सब चीज़ें कहीं और नहीं मिलने वाली हैं आप लोगों को बुक वगैरह में या कहीं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इस डी ब्लॉक में और डी ब्लॉक एलिमेंट के पहली जो ट्रांजिशन सीरीज़ है माने 3D सीरीज़ है, उसके लिए फर्स्ट 5 एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट 5 एलिमेंट की बात करें, ये सब एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। फर्स्ट 5 एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24 और ये मैग्नीज 25। पहले 5 एलिमेंट है। इस पहले 5 एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, बड़ी आसान से बात है, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यही हो जाएगा NS + n-1 D इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। माने पहले 5 एलिमेंट के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लोअर वाली भी और हायर वाली भी। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे क्रोमियम का, जैसे ले लिया जाए 24 भाई 1s2 4s1 और 3d5, सबको पता ये होता है। तो यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो सिर्फ S वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी भाई, हो जाएगी। लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करिए तो अब ये वाला भी पार्टिसिपेट कर देगा, 5 + 1, ये देखिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, n-1 D + NS, तो कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से क्रोमियम +1 से लेके +6 तक कुछ भी शो कर सकता है। ठीक है, लोअर और हायर की बात करें। लेकिन नेक्स्ट 5 एलिमेंट के लिए ज़रा सा देखिए, अगले 5 सेकंड 5 एलिमेंट, पहला 5 कुल 10 एलिमेंट हैं, लेकिन अब सेकंड 5 एलिमेंट, अगले 5 की बात करिए। अगला 5 की बात करेंगे तो कोबाल्ट, पहले तो आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, 1 2 3 4 और ये जिंक 5, ये हो जाएंगे। इनके देखिए ये हो गया। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, कुछ फर्क नहीं आया। यानी कि 10 एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सेम मेथड, सेम पैटर्न, आउटर सेल, S के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। क्लियर बात भाई, चलिए। लेकिन इस अगले 5 एलिमेंट जो है आयरन से लेके जिंक तक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी से रिलेटेड नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बातें हो जाए। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं आयरन ही का एग्जाम्पल, यहाँ से पहला वाला एलिमेंट है जो आयरन है 26 वाला है, इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 4s2 3d6 है। तो देखिए पहले तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 होती है, लेकिन हायर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, 8 नहीं होती है, 6 2 8 नहीं होती है, कि
n-1 d और n दोनों को जोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, पहले 5 के लिए तो होता था, हायर वाले d और s दोनों को जोड़ देते थे, लेकिन अगले 5 एलिमेंट के लिए, हायर के लिए ये काम नहीं कर सकते। किसी के लिए भी कॉपर ही के करिए, 4s1 3d9, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए ना +1 मिलती है, आप खूब जानते हो, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मिलती है। क्या +10 मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती। तो देखिए ना, जो हायर वाली हो रही है ये कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नहीं होती है। कोबाल्ट की अगर बात करिए 27, क्यों भाई, 1s2, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d7। देखिए ना, लोअर कोबाल्ट +2 में मिलता है, खूब जानते हो, लेकिन फिर कोबाल्ट किस में मिलता है? +3 में भी मिलता है। क्या कोबाल्ट 7 और 2 9 में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना, कि वेरिएबल वैलेंसी की सारी बातें, सारी कहानियाँ। तो सबसे पहले तो कहते हैं एक बार फर्स्ट रीज़न कि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। पहला रीज़न था अनस्टेबल कोर या कर्नल, दूसरा रीज़न हो जाता था ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस ऑफ NS और N-1 डी सब सेल, ठीक है, इन दोनों की एनर्जी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए NS और N-1D सब सेल दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। और कंपाउंड 2 तरह की वैलेंसी शो कर सकता था, लोअर वैलेंसी और हायर वैलेंसी, ठीक है ना, उनके बीच में कुछ शो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हो। तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पहली डी सीरीज़ यानी कि 3D सीरीज़ के लिए स्कैंडियम से लेकर जिंक तक टोटल 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का पैटर्न सेम है। आउटर सेल के एस में जो इलेक्ट्रॉन है भाई 1 आएगा या 2 आएगा, तो ये लोअर वैलेंसी शो हो गई। लेकिन उसके बाद हायर वैलेंसी पहले 5 एलिमेंट की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, माने आउटर सेल में NS और N-1D पूरा जोड़ दीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगी वही हायर वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगले 5 एलिमेंट के लिए हायर वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बातें हो गई। और दूसरी चीज, मैक्सिमम वेरिएशन इन वैलेंसी अगर कहा जाए किस एलिमेंट में शो हो रही है 21 से लेके 30 तक, तो देखिए अगर मैग्नीज को मैं यहाँ पे देखूँ, मैग्नीज को निकालो 1s2 4s2 3d5, ये मैग्नीज। देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिल गई? +2 मिल गई भाई, सिर्फ इसने पार्टिसिपेट किया। और फिर हायर की जब बात करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिलेगी 5 और 2 मिल के 7 मिल जाएगी, +7 मिल जाएगी। तो ये मैक्सिमम वेरिएशन मिलेगा, इससे ज़्यादा कहीं और नहीं मिलेगा। अब अगर आप इसके पहले क्रोमियम लिखिए तो 1 से लेके 6 मिलेगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, 6 मिल जाएगा। अगर आप आयरन लिखते हो तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो 2 तो लोअर हो जाएगी, लेकिन हायर जो है 6 2 8 नहीं होती, हमने कहा +3 ही होती है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, आप 3D एलिमेंट में कहाँ मिल गया? इसमें मिल गया, मैग्नीज में मिल गया कि मैक्सिमम वेरिएशन हो जाता है। और दूसरी बात, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाता है? ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे MnCl2 और यही MnO4 की अगर बात किया जाए, MnCl2 और MnO4 पर मैग्नेट आए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो मैग्नीज यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज की कहाँ से 2 से लेके 7 तक हो सकती है, तो 2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, 7 जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा है? ये आयनिक होता है, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कैसा हो जाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। भाई समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि ठीक है ना। और चलिए इसके बाद आगे और बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, कंप्लीट।